क्या तुमने कभी सोचा है कि जो कहानियां हमें एंटरटेनमेंट देती है उनके पीछे उनके क्रिएटर का हाथ होता है, लेकिन वो खुश होते हैं या फिर नहीं उस कहानी से, वो हम लोग नहीं जानते। एनिमे को अक्सर सिर्फ एंटरटेनमेंट ही समझा जाता है भाई, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट ऐसे भी थे जिन्होंने एनिमे क्रिएटर की असली इमोशन, फियर और मेंटल स्ट्रगल को स्क्रीन पर उतार दिया। 1990s का भाई जो जापान था वो भी एनिमे इंडस्ट्री के लिए एक एक्सपेरिमेंटल दौर के समान था, जहां वही क्रिएटर सिर्फ मॉन्स्टर या एक्शन नहीं बना रहे थे, बल्कि लोनलीनेस, ऑब्सेशन और आइडेंटिटी क्रिएशन जैसे टॉपिक एक्सप्लोर कर रहे थे। और इसी दौर में भी 3 प्रोजेक्ट ऐसे आए जो आज भी साइकोलॉजिकल एनिमे की डेफिनेशन माने जाते हैं भाई। तो ये डॉक्यूमेंट्री उनके भी कर्सेस के बारे में बात करने पे नहीं है, बल्कि उनके रियल स्ट्रगल के बारे में है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। और जो भी लास्ट वाले क्रिएटर की स्टोरी है वो सबसे ज्यादा अलग है, तो उसको देखना मत भूलना। तो अब शुरू करते हैं। तो 1997 में डायरेक्टर सतोशी कॉन ने परफेक्ट ब्लू रिलीज की थी भाई। सरफेस पे भाई ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर थी, लेकिन असल में ये सेलिब्रिटी ऑब्सेशन, स्टैकिंग और इंटरनेट आइडेंटिटी पर एक डिस्टर्बिंग कमेंटेटरी थी भाई। फिल्म की प्रोटैगनिस्ट मीमा एक पॉप आइडल थी जो एक्टिंग करियर स्टार्ट करना चाहती थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी रियलिटी टूटने लगती है। उसे लगता है कि कोई उसकी लाइफ कंट्रोल कर रहा है। 1997 में भाई इंटरनेट अभी नया ही आया था, सोशल मीडिया एग्जिस्ट करता ही नहीं था तब, लेकिन भाई परफेक्ट ब्लू ने ऑलरेडी दिखा दिया था कि ऑनलाइन स्पेस किसी इंसान की आइडेंटिटी को मैनिपुलेट भी कर सकता है। फिल्म में मीमा रूम नाम की एक वेबसाइट हमें दिखाई जाती है जो मीमा की पर्सनल लाइफ को भी ट्रैक करती है। जो कॉन्सेप्ट उस वक्त के जापानीज फैन कल्चर और अर्ली इंटरनेट डायरी कल्चर से इंस्पायर था, और आज के टाइम में भी लोग इस फिल्म को साइबर स्ट्रैकलिंग और पैरासोशल ऑब्सेशन की भाई अर्लिंग वार्निंग समझते हैं। फिल्म का जो भाई बजट था वो भी लिमिटेड ही था और प्रोडक्शन काफी ज्यादा डिमांडिंग में थी। एनिमे इंडस्ट्री में उस वक्त लॉन्ग वर्किंग हाउस कॉमन थे और मैड हाउस स्टूडियो के स्टाफ को टाइट शेड्यूल में काम करना पड़ता था। हाँ भाई ये सब 90s में बिल्कुल नॉर्मल बात थी, ओवरवर्क करना। लेकिन इंटरनेट पर जो स्टोरीज मिलती हैं, जैसे भी स्टाफ हेलुसिनेशन देखने लगा या स्टूडियो हाउंटेड लगने लगा था, भी उनके पीछे कोई खड़ा है या ऐसा ही कुछ, तो ऐसी स्टोरीज के कोई वेरीफाइड एविडेंस नहीं मिलते, तो इनके बारे में बात करना कोई सेंस बनाता नहीं। तो ये बातें ज्यादातर फैन रूमर और हॉरर स्टोरी स्टाइल से रिलेटेड ही होती हैं। पर ये बात भाई मानना मुश्किल नहीं है कि सातोशी कुन की फिल्म मेकिंग का सबसे यूनिक यही था भाई, रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच की लाइन को ब्लर कर देना। बाद में हॉलीवुड डायरेक्टर भी उनके विजुअल स्टोरी टेलिंग से इंस्पायर हुए थे भाई। आज परफेक्ट ब्लू को साइकोलॉजिकल एनिमे हिस्ट्री की सबसे इन्फ्लुएंस फिल्म में से एक माना जाता है भाई। ओके, अब सेकंड क्रिएटर की तरफ बढ़ते हैं। तो 1995 में हाइडेकी अन्नो ने नियॉन जेनेसिस एवेंगेलियन बनाया था। बहुत लोग भाई इसे जायंट रोबोट एनिमे समझते हैं, लेकिन क्रिएटर हिडेकी एनो के लिए ये प्रोजेक्ट उनके इमोशन स्टेट का भी रिफ्लेक्शन था। तो 1990s के भाई अर्ली ईयर्स में आइनो डिस्प्रेशन और क्रिएटिव बर्नआउट से स्ट्रगल कर रहे थे। इंटरव्यू में उन्होंने ओपनली डिस्कस भी किया था कि भाई वो इमोशनली एग्जॉस्टिंग महसूस करते थे। जब उन्होंने भाई एवेंगेलियन पर काम किया, उन्होंने भी ट्रेडिशनल हीरोइक स्टोरी की जगह साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट पर भी फोकस किया, जो कि काफी अलग बात है। सीरीज का जो प्रोटैगनिस्ट है शिंजी इकारी, भाई वो कॉन्स्टेंटली रिजेक्शन और लॉनलीनेस से स्ट्रगल करता है। एनिमे क्रिटिक्स और फैंस का मानना है कि सांजी के इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट अन्नो के भी पर्सनल एंग्जाइटीज को रिफ्लेक्ट करते हैं। मतलब सीधी सी बात कि अपने इमोशन उन्होंने एनिमे में डाल दिए। अगर तुमने सीरीज देखी है तो तुम्हें पता होगा कि सीरीज में हेडगेयॉग डायलेमा जैसे साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट भी कवर किए गए थे, जो भी ह्यूमन रिलेशनशिप और इमोशनल डिस्टेंस को भी एक्सप्लेन करते हैं। सीरीज के लेटर एपिसोड में एवेंगेलियन का टोन ड्रामेटिकली साइकोलॉजिकल बन चुका था, तो इसकी वजह शायद प्रोडक्शन चैलेंजेस, शेड्यूलिंग प्रेशर और अन्नो की चेंजिंग क्रिएटिव डायरेक्शन ने शो को और एक्सपेरिमेंटल बना दिया था। एपिसोड 25 और 26 ट्रेडिशन एक्शन फाइनल की जगह इंटरनल मोनोलॉजियस स्केचेस और एब्स्ट्रैक्ट विजुअल पर फोकस करते हैं भाई। और फाइनल एपिसोड रिलीज होने के बाद ऑडियंस डिवाइड हो गई। कुछ व्यूवर ने एंडिंग को ब्रिलियंट कहा भाई, इससे अच्छी तो हो ही नहीं सकती, जबकि बहुत ज्यादा फैंस भी डिसअपॉइंट हुए थे इससे।
जेनेक्स स्टूडियो को एंग्री लेटर और क्रिटिसिज्म रिसीव होने लगे। बाद में वही फिर द एंड ऑफ एवेंगेलियन बनाई गई, जिससे अल्टरनेट सिनेमैटिक एंडिंग के रूप में देखा जाता है। आज एवेंगेलियन को एनिमे हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट वर्क में काउंट भी किया जाता है और इसने प्रूव भी किया कि एनिमेशन सिर्फ एस्केपिज्म नहीं है भाई, बल्कि मेंटल हेल्थ, लोनलीनेस और आइडेंटिटी जैसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट को भी डीपली एक्सप्लोर कर सकती है। ओके, अब अगले डायरेक्टर पर जाते हैं। तो 1987 में एंथोलॉजी फिल्म नियो टोक्यो, जिसे जापानीज टाइटल मैकियो मोनोगतारी से भी जाना जाता है, वो रिलीज होती है। इस प्रोजेक्ट में भी 3 डायरेक्टर ने काम किया था, राइंतारो जोशिएकी कावाजीरी, कात्सुहिरो ओटोमो। फिल्म के 3 सेगमेंट अलग अलग स्टाइल और थीम्स एक्सप्लोर करते हैं। तो पहला सेगमेंट सुरियल फैंटेसी और ड्रीम लाइक इमेजिनरी पर बेस्ड था। इसके जो विजुअल स्टाइल थे वो एक्सपेरिमेंटल थे और लेटर साइकोलॉजिकल एनिमे प्रोजेक्ट को इन्फ्लुएंस करती भी ये दिखती है। मतलब जो अभी अभी एनिमे आ रहे हैं उनके लिए भी ये अलग ही है। और दूसरा सेगमेंट द रनिंग मैन एक डेडली फ्यूचरिस्टिक रेस को भी ये दिखाता है। इसकी डार्क एटमॉस्फेयर और एग्रेसिव एनिमेशन स्टाइल ने साइबरपंक एनिमे एस्थेटिक्स को भी पॉपुलर बनाने में हेल्प की थी। और तीसरा सेगमेंट इंडस्ट्रियल मशीन और अनकंट्रोल सिस्टम की थीम को एक्सप्लोर करता था। आज कई एनिमे हिस्ट्रॉन इस फिल्म को लेटर क्लासिक स्पेशली साइबरपंक एनिमे मूवमेंट का इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर मानते हैं। न्यू टोक्यो कमर्शियली उतनी सक्सेसफुल भी नहीं हो पाई जैसे कि भी लेटर फिल्म अकीरा है, लेकिन टाइम के साथ इसे कल्ट क्लासिक स्टेटस मिला है। इंटरनेट पर इस प्रोजेक्ट को लेकर कर्स्ड प्रोडक्शन या हाउंटेड एनिमे जैसे रूमर भी मिलते हैं, लेकिन उनका कोई वेरीफाइड हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं मिलता है। परफेक्ट ब्लू, एवेंगेलियन और नियो टोक्यो को डिस्टर्बिंग सिर्फ इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि उनमें डार्क विजुअल थे, बल्कि इसलिए भी माना जाता है कि उन्होंने रियल ह्यूमन फियर को स्क्रीन पर दिखाया था, जैसे कि आइडेंटिटी को भूल जाना, लोनलीनेस में रहना, ऑब्सेशन और इमोशनल आइसोलेशन। इन क्रिएटर्स ने मॉन्स्टर से ज्यादा इंसानी दिमाग को अंधेरे में एक्सप्लोर किया है और शायद यही वजह है कि एनिमे आज भी इतने अनसेटलिंग लगते हैं। बाकी तुम कमेंट करके बताओ, तुमने ऐसा कौन सा डिस्टर्बिंग एनिमे देखा है जिसने भाई तुम्हारा माइंड ही चेंज कर दिया हो। कमेंट करना मत भूलना और अगली वीडियो के लिए वेट करना। तब तक के लिए बाय बाय।